तो इस लेक्चर में हम लोग EC2 इंस्टेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है EC2 इंस्टेंस क्या होता है, हम लोग इसे कैसे वहाँ पे वेब सर्वर, हम लोग कैसे EC2 इंस्टेंस पे वेब सर्वर क्रिएट करते हैं, कैसे उसे एप्लीकेशन सर्वर में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि एक EC2 इंस्टेंस को कैसे हम लोग उस पर कैसे एप्लीकेशन वगैरह स्टोर करते हैं। अब हम लोग कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे EC2 इंस्टेंस के बारे में कुछ डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग EC2 के वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। तो लेट सपोज ये हमारा EC2 इंस्टेंस है जो कि फ्रंट एंड सर्वर है। यहाँ पे मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल कर रखा है। लेट सपोज हमारा जो अपाचे है, हमारा जो वेब एप्लीकेशन है वो अपाचे पे चलो होस्ट हो रखा है। अब दोस्तों जब सर्वर लॉन्च करते हो तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई स्टोरेज तो होगा ही। अब अपना लैपटॉप ही ले लो, ऐसा बिना स्टोरेज के तो आपका लैपटॉप ही काम नहीं करता है। तो दुनिया का कोई भी सर्वर बिना स्टोरेज का होता नहीं है, ठीक है। तो AWS ने ना दो तरह का स्टोरेज एज ऑफ नाउ, आप ध्यान में रखना कि फिलहाल दो तरह का स्टोरेज है AWS के पास विच कैन बी अटैच्ड टू अ EC2 इंस्टेंस। पहला है इंस्टेंस स्टोर और दूसरा होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। दोस्तों इंस्टेंस स्टोर क्या होता है ना, ये आपका सर्वर, ये जो स्टोरेज है ना इंस्टेंस स्टोरेज, वो जो आपका सर्वर है पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस, वो जिस भी हार्डवेयर पे वो लॉन्च हुआ है उस हार्डवेयर से फिजिकली कनेक्टेड होता है आपका ये इंस्टेंस स्टोर। मींस एक तरह से एज एन एग्जांपल आप लैपटॉप ले लो, आपका विंडोज तो है, आपका लेट्स सपोज आपका लैपटॉप विंडोज मैक लिनक्स कुछ भी इंस्टॉल है, बट जो लैपटॉप का जो स्टोरेज है वो तो फिजिकली कनेक्टेड है आपके OS से एज ऑफ नाउ। तो वो एक तरह से आपका इंस्टेंस स्टोरेज हो गया। जो सेकेंड आप देख रहे हो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये एक तरह का ब्लॉक स्टोरेज है, ठीक है, बट ये आपके इंस्टेंसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ये जो आपको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज दिख रहा है ना, जिस तरह से आपका इंस्टेंस एक सेपरेट हार्डवेयर है, हो सकता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी आपका एक सेपरेट हार्डवेयर है। और ये जब आप लॉन्च करते हो EC2 इंस्टेंस तो उस टाइम पे आप इसे कनेक्ट करते हो आपस में। इंस्टेंस स्टोरेज की तरह नहीं है कि ये फिजिकली कनेक्टेड है आपके इंस्टेंस से, ये फिजिकली नहीं कनेक्टेड नहीं होता, इससे आप एक नेटवर्क से कनेक्ट करते हो। अब सिंस ये डिफरेंट होता है और EC2 इंस्टेंस दोनों अलग अलग हार्डवेयर पे है, तो ये पॉसिबल है कि लेट सपोज आपके पास 5 EC2 इंस्टेंस है जो आपके अकाउंट में रन कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ना वो पहले फर्स्ट वाले EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट हो। फिर अगर आप चाहते हो कि इस ब्लॉक स्टोरेज को फर्स्ट इंस्टेंस पे कनेक्ट ना करके फिफ्थ इंस्टेंस पे कनेक्ट करें तो वो भी आप कर सकते हो, वो आप इजीली डिटैच कर सकते हो और दूसरे EC2 इंस्टेंस पे इसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसे एक साथ अगर आप चाहते हो कि EBS को एक साथ मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि इसे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे एक साथ कनेक्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है बट एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव टू लर्न दैट, ओके। बट वो थोड़ा एक अलग यूज केस है, उस बारे में मैं बात करूंगा। बट फिलहाल एक बार जान लो, इसी जो EBS है, जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है, ये एक साथ मल्टीपल EC2 इंस्टेंस पे कनेक्ट नहीं हो सकता है, बट ये एक तरह का नेटवर्क स्टोरेज है फॉर दिस EC2 इंस्टेंस। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ना, ये आपको एजी रिजिलियंट होता है। मीन्स इनसाइड दिस अवेलेबिलिटी जोन ये हाईली अवेलेबल है। जब तक ये अवेलेबिलिटी जोन डाउन नहीं होता, आपका जो स्टोरेज है वो डाउन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बातों को आप ध्यान में रखना। तो चलिए पहले हम लोग कंसोल पे चल लेते हैं और कुछ इस चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को कहाँ जाना है, EC2 इंस्टेंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करता हूँ, उसके बाद आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए, तो आपको लॉन्च कैसे करना है, लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं न्यू कंसोल को मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ से मैं एक वेब सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने ये पहले ही क्रिएट करके दिखा चुका है, इसलिए आई डोंट थिंक कि आपको कुछ इशू होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पहले राइट साइड में देख लो कौन सा AMI वगैरह। AMI मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। AMI क्या होता है, इमेज क्या होता है। इमेज एक तरह का आपको एक बेस इमेज है। अब आप चाहो तो ये तो एक लिनक्स कर्नल का इमेज, आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन का भी इमेज यूज कर सकते हो, ठीक है। सर्वर टाइप मैंने t2.micro ले रखा है क्योंकि ये फ्री टियर के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं, चलिए, तो इमेज हम लोग कौन सा यूज करेंगे, मैं लिनक्स इमेज यूज करना चाहता हूँ। वो सब कुछ ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, एवरीथिंग कम्स अंडर फ्री टियर, तो आप लोग को भी कोई भी चार्जेस नहीं होगा इसका। अब आते हैं हम लोग की पेयर पे। तो की पेयर भी मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखा है कि की पेयर क्या होता है दोस्तों। की पेयर एक तरह का चाबी है। जब आप EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करोगे तो आपको ये की पेयर का यूज करना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू लॉग इनटू EC2 इंस्टेंस, ठीक है। नेटवर्क सेटिंग्स पे आ जाते हैं। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी मैक नेटवर्क यहाँ चलो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट की जगह मैं दूसरे वाले VPC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं US एक जो भी सबनेट है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस। चलिए, मैं पब्लिक IP बेस पे असाइन कर ही देता हूँ और जो भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है वो मैं इस पे यूज़ करता हूँ। तो आई थिंक कि
सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो मैं दूसरे वाले VPC को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सबनेट के मामले में चलिए मैं 1A एक सबनेट ये US ईस्ट 1A क्रिएट US ईस्ट 1A पे जो सबनेट प्रेजेंट है मैं उसे सेलेक्ट कर लिया। ऑटो SNIP पब्लिक IP मैंने इनेबल कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी आपको ये है चलो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप था तो वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, आपको अब ये देखो, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, कॉन्फ़िगर स्टोरेज, यही है। आप ये आपका एक तरह से EBS वॉल्यूम का स्टोरेज है। मीन्स ये आपको है कि एक तरह से आप EBS वॉल्यूम कॉन्फ़िगर करते हो, ये वो वॉल्यूम है। EBS वॉल्यूम कौन सा, ये नीचे वाला। तो दिस इज रिकमेंडेड। आप इंस्टेंस स्टोरेज में क्या इश्यू है मैं आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। फिलहाल आप लोग जान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, EBS वॉल्यूम यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। और दोस्तों EBS वॉल्यूम पे ही आपका OS इंस्टॉल होता है, याद रखना, ये आपका रूट स्टोरेज होता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से न्यू वॉल्यूम 4-5 वॉल्यूम भी ऐड कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ये हमारा EC2 इंस्टेंस है, मैं इसे लॉन्च करता हूँ। तो चलिए हमारा EC2 इंस्टेंस ये लॉन्च हो रहा है। तब तक चलो मैं आपको इंस्टेंस स्टोरेज के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। लेट्स सपोज कि ये EC2 इंस्टेंस और ये इंस्टेंस स्टोर दोनों एक ही हार्डवेयर से कनेक्टेड है। अब दोस्तों सिंस हमारा EC2 इंस्टेंस किसी हार्डवेयर पर रन कर रहा है, वो क्या है आपको तो EC2 इंस्टेंस हार्डवेयर पे कैसे रन करता है, ऐसा नहीं है कि EC2 इंस्टेंस जो लॉन्च कर रहा है वो जिस भी हाइपरवाइजर, जिस मशीन पे रन हो रहा है, जिस भी हार्डवेयर पे रन हो रहा है EC2 इंस्टेंस, उस हार्डवेयर से आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो परमानेंटली कनेक्टेड होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो परमानेंटली कनेक्टेड नहीं होता है। क्या होता है आपको कि लेट्स सपोज आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो आपके हार्डवेयर पर रन हो रहा है। सडनली आपने किसी रीजन से अपने EC2 इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया। अब जब नेक्स्ट टाइम आप अपने EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये मत सोचना कि जिस हार्डवेयर पे पहले आपका EC2 इंस्टेंस था सेम ही हार्डवेयर पे आपका वो EC2 इंस्टेंस स्टार्ट करने के बाद भी रन होगा। जी नहीं, जब आप स्टॉप करके स्टार्ट करते हो तो आपका जो EC2 इंस्टेंस है, देयर आर चांसेस कि वो आपका जो पहले जो हार्डवेयर था वहां पे ना रन हो, कि वो किसी और हार्डवेयर पे आपका EC2 इंस्टेंस रन होने लगे। उस सिचुएशन में क्या होगा कि पहले तो आपका EC2 इंस्टेंस ले सपोज इस वाले हार्डवेयर पे रन हो रहा था और उसी से आपका ये इंस्टेंस स्टोर भी कनेक्टेड है, बट जब आप अपने सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका इमेज जो है वो जंप होकर चला गया दूसरे हार्डवेयर पे, बट आपका इंस्टेंस स्टोर का क्या होगा, इंस्टेंस स्टोर तो आपका कनेक्टेड है पुराने वाले हार्डवेयर से। मीन्स जो भी डेटा आप इस इंस्टेंस स्टोर पे रखे होंगे वो सारे के सारे डेटा लॉस हो जाएंगे, बिकॉज ये डेटा तो किसी और हार्डवेयर पे प्रेजेंट है, बट आपका EC2 रीस्टार्ट होने के बाद किसी और हार्डवेयर पे रन कर रहा है। ये सबसे बड़ा इश्यू है इंस्टेंस स्टोरेज के साथ, और इसीलिए इस इंस्टेंस स्टोरेज को हम लोग इफेमरल स्टोरेज कहते हैं। नेक्स्ट, अब एक बहुत बड़ा बेनिफिट भी है इंस्टेंस स्टोरेज का। वो बेनिफिट क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो इंस्टेंस स्टोरेज है ये आपके हार्डवेयर से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मींस लेट सपोज आपका EC2 इसी हार्डवेयर पे रन कर रहा है और आपका इंस्टेंस स्टोर भी इसी हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और उसी हार्डवेयर से ये जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है ये भी कनेक्टेड है, बट इट्स कनेक्टेड थ्रू सम नेटवर्क। तो डेफिनेटली अगर कोई भी स्टोरेज फिजिकली कनेक्टेड है आपके EC2 इंस्टेंस से और कोई स्टोरेज नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपका जो स्पीड होगा, जो आपका जो स्टोरेज का जो स्पीड होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा उस स्टोरेज का जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। मींस इस इंस्टेंस स्टोरेज का स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगा कंपेयर टू इलास्टिक बीनस्टॉक। ट्रांसफर स्पीड का मतलब क्या, लेट सपोज आप EC2 पे कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो अपने इलास्टिक बीनस्टॉक पे, तो वो हो सकता है वो ट्रांसफर होने में 5 मिनट ले, बट अगर आप उसे ट्रांसफर करते हो इंस्टेंस स्टोर के अंदर तो हो सकता है वो 1 मिनट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी डेटा अपने सर्वर पे स्टोर करते हो तो वो क्या होता है, वो आपके ब्लॉक स्टोरेज पे ही तो स्टोर होता है ना। वो मीन्स वो आपके स्टोरेज पे ही तो स्टोर होता है, वो सर्वर पे स्टोर नहीं होता है। सर्वर पे जो भी स्टोरेज अटैच्ड है वो वहाँ स्टोर होता है आपका डेटा। तो लेट सपोज मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है उस एप्लीकेशन का डेटा इस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे आपको स्टोर किया हुआ है। अब जब भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो आपका जो एप्लीकेशन है इट्स फेचिंग इट्स डेटा फ्रॉम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब सिंस ये नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है तो आपका जो डेटा आएगा उसमें थोड़ा सा स्लोनेस तो होगा, थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू जरूर होगा, बट यहीं अगर आप अपने इंस्टेंस स्टोरेज में अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं तो कोई भी परफॉर्मेंस इशू नहीं होगा, बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आप तो भाई जब ये इफेमेरल स्टोरेज है, इंस्टेंस स्टोरेज, तो इसका बेनिफिट क्या है। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका बेस्ट यूज होता है टू यूज इट एज अ टेम्पररी स्टोरेज। आप इंस्टेंस स्टोरेज को टेम्पररी स्टोरेज आप यूज कर सकते हो। लेट सपोज कि मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है वहाँ पे कुछ टेम्पररी डेटा मुझे स्टोर करना है, लाइक कैश, कुछ टेम्पररी डेटा मुझे स्टोर करना है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का ना परफॉर्मेंस फास्टर हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन में कुछ ऐसा डेटा विच नीड्स टू बी एक्सेस्ड फास्टर, और दैट इज अ टेम्पररी डेटा।
वो कोई भी एक ऐसा टेम्पररी डेटा जो कि बहुत ही फास्ट एक्सेस होना चाहिए, उस टाइप के डेटा को हम लोग इंस्टेंस स्टोरेज पे स्टोर करके रखते हैं। बाकी जो नॉर्मल डेटा होता है एप्लीकेशन का, उस डेटा को हम लोग इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अब आइए, हमारा EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। जब आप स्टोरेज सेक्शन पे जाओगे तो आपको दिख रहा है ये हमारा EBS वॉल्यूम है। आप इस EBS वॉल्यूम है जहाँ पे हमारा जो OS है वो रन कर रहा है। अब इस EBS वॉल्यूम को भी आप ओपन कर सकते हो और आप यहाँ से देख सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो वॉल्यूम को डिटैच कर सकता हूँ, फोर्सली डिटैच कर सकता हूँ इस वॉल्यूम को। मीन्स ये वॉल्यूम कोई ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर पे डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो वॉल्यूम है वो नेटवर्क के थ्रू अटैच्ड है आपके EC2 इंस्टेंस से। ठीक है, अब लेट सपोज कि आपका ये सर्वर रन कर रहा है। आप चाहते हो कि ये इन फ्यूचर लेट सपोज कि आप एक्सीडेंटली डिलीट कर देते हो अपने EC2 इंस्टेंस को, फिर आप रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा तो भाई बिजनेस बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको कोई भी क्लाइंट बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनका एप्लीकेशन रन कर रहा है और एक बार टर्मिनेट हो गया गलती से उनका इंस्टेंसेस, तो उनका कंप्लीट एप्लीकेशन ही बर्बाद हो गया, जो भी डेटा है वो बर्बाद हो गया। वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहे तो अपने इंस्टेंसेस का बैकअप लेकर के रख सकते हैं। बैकअप इन द सेंस क्या होता है, बैकअप का मतलब होता है स्नैपशॉट। दोस्तों याद रखना, स्नैपशॉट इज इक्वल टू बैकअप। ठीक है, तो आप इस अपने EC2 इंस्टेंस का बैकअप कैसे लेते हो, मींस स्नैपशॉट कैसे लेते हो। तो यहाँ से आपको जाना है, एक्शन पे जाना है और ओके, इमेज पे जाना है आपको। ठीक है, तो इमेज पे जाके आपको क्या दिख रहा होगा, क्रिएट इमेज। क्रिएट इमेज क्या होता है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक बैकअप हो गया स्नैपशॉट जो मैं बता रहा हूँ आपको, एक होता है इमेज। इमेज दोस्तों आपको याद होगा जब भी हम लोग लॉन्च करते हैं इंस्टेंस, मैंने आपको दिखाया था, जब भी आप लॉन्च करते हो तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इमेजेस हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये भी एक इमेज है, ये एक इमेज है जहाँ पे इस विंडोज सर्वर पे बाय डिफॉल्ट SQL इंस्टॉल्ड है। मींस जब भी आप उस इमेज का यूज करके कोई भी सर्वर रन करोगे तो उस सर्वर पे बाय डिफॉल्ट आपका SQL इंस्टॉल्ड होगा। ठीक उसी तरह ये चलो हमारा वेब सर्वर है, तो लेट सपोज कि इस सर्वर के अंदर हमारा जो वेब सर्वर है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लाइक अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अभी क्या है कि मैं जब भी न्यू इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ मुझे मैनुअली अपाचे रन करना पड़ रहा है, मुझे मैनुअली अपाचे इंस्टॉल करना पड़ रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई, मैनुअली मैं बार बार इंस्टॉल ना करूँ, मेरे पास क्यों ना कुछ ऐसा हो कि भाई जब जैसे मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूँ उस EC2 इंस्टेंस से बाय डिफॉल्ट हमारा जो अपाचे है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। उसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, मैं उसके लिए हम लोग ना इमेज क्रिएट करते हैं। मीन्स लेट सपोज कि ये मेरा वेब सर्वर है। पहले चलिए वेब सर्वर को कनेक्ट करते हैं हम लोग। चलो दोस्तों, ये हमारा वेब सर्वर है, ये कनेक्टेड है। तो हम लोग पहले यहाँ पे इस वेब सर्वर पे पहले हम लोग अपाचे को इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले अपडेट करना होता है। उसके बाद जब आप अपडेट कर लोगे उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंस्टॉल HTTPD करोगे आप, तो ये क्या करेगा, आपके सर्वर को वेब सर्वर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग सिस्टम CTL भी देख लेते हैं कि हमारा जो सर्विस है वो रन कर रहा है, यानी सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। ठीक है, ये हमारा रीस्टार्ट हो गया। अब हम लोग पहले इसका IP एड्रेस से पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा वेब सर्वर रन कर भी रहा है या नहीं। चलिए, हमारा वेब सर्वर सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगली बार से मैं जो भी न्यू इंस्टेंस क्रिएट करूँ वो डायरेक्टली ऐसे ही क्रिएट हो, डायरेक्टली इस पे सर्वर रन कर रहा हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लॉन्च इंस्टेंस डायरेक्टली नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसका एक इमेज बनाऊंगा, क्रिएट इमेज करूँगा। ये इमेज का क्या नाम होगा, चलिए इस इमेज का नाम मैंने दिया वेब सर्वर। नो रिबूट कर दूंगा तो ये इमेज जो क्रिएट होगा मेरा जो करंट सर्वर है ऑनगोइंग रनिंग सर्वर वो रिबूट नहीं होगा। तो चलिए मैं रिबूट कर भी देता हूँ, कोई इशू नहीं है। और यहाँ से टैग इमेज एंड स्नैपशॉट टुगेदर टैग एंड ओके, तो चलिए ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पहले इमेज क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, आप लोग पहले चल के देखते हैं हमारा जो इमेज क्रिएट हो रहा है। ये हमारा इमेज में आते हैं, ये देखिए हमारा जो इमेज है वो क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों एक सेकेंड, मैं पहले एक बार स्नैपशॉट पे भी चल लेता हूँ। चलिए, आप लोग को मैंने अभी स्नैपशॉट के बारे में बताया था, बैकअप के बारे में, तो आप लोग देख सकते हो हमारा अभी तक फिलहाल कोई भी स्नैपशॉट नहीं है। तो पहले इमेज पहले क्रिएट हो जाए फिर मैं स्नैपशॉट पे आऊँगा। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम इमेज। मीन्स जब आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके जब आप इंस्टेंस को लॉन्च करोगे ना,
आप लोग देख सकते हो मुझे ऐसा ऑप्शन आया ही नहीं कि आप लिनक्स लॉन्च करना चाहते हो या विंडोज लॉन्च करना चाहते हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मैंने एक ऑलरेडी इमेज सेलेक्ट कर रखा है टू लॉन्च इट फ्रॉम। और अब मैं यहाँ से जब लॉन्च करूंगा ना इस इंस्टेंस को, तो वहाँ पे जो आपका वेब सर्वर है वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू इंस्टॉल एनीथिंग मैनुअली। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आपका जो एप्लीकेशन पहले से रन कर रहा है सेम ही टाइप की एप्लीकेशन, अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप सेम ये जो वेब सर्वर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ 1000 इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। मैंने सेम कॉन्फ़िगरेशन का एक इमेज यहाँ से क्रिएट कर लिया है। वो इमेज कहाँ प्रेजेंट है, AMI प्रेजेंट है, और AMI पे आना है आपको, यहाँ से लॉन्च करना है, यहाँ से 1000 इंस्टेंस आपको लॉन्च कर देना है। जब हज़ारों इंस्टेंस लॉन्च कर दोगे तो हज़ारों के हज़ारों इंस्टेंस पे आपको सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था फिलहाल हमारा इमेज का कंसेप्ट। अब आते हैं हम लोग बैकअप पे। हम लोग बैकअप कैसे बनाते हैं, तो हम लोग जो आप ये जो EC2 इंस्टेंस है इस पे जो वॉल्यूम जो स्टोरेज आपको दिख रहा है, जो ब्लॉक स्टोरेज मैंने यहाँ पे अटैच करा था EBS वॉल्यूम, वो वॉल्यूम को आप यहाँ पे देख सकते हो, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है। यहाँ पे जब वॉल्यूम्स पे आओगे तो आपको वही सेम EBS वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इस वॉल्यूम का बैकअप लेना है। क्यों? क्योंकि अगर ये वॉल्यूम डिलीट भी हो जाए गलती से तो मैं इसके बैकअप से इस वॉल्यूम को रीस्टोर कर लूँ। देखिए, अगर आपका इंस्टेंस गलती से डिलीट हो जाता है, या फिर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन गलती से लॉन्च हो जाता है, गलती से आपका कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाता है, या फिर मल्टीपल इंस्टेंसेस को सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ लॉन्च करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू यूज द AMIs, जो कि आप अपने सेम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से अपने इमेज क्रिएट करा है। बट जब आपका स्टोरेज लॉस हो जाता है, जहाँ पे आप अपने सारे डेटा को स्टोर करके रखो, उसे रिकवर करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना होता है स्नैपशॉट। वो कैसे करोगे, आप वॉल्यूम पे जाओगे, इस वॉल्यूम का आप यहाँ से स्नैपशॉट लोगे, क्रिएट स्नैपशॉट। स्नैपशॉट पे मैं करता हूँ, चलो स्नैपशॉट यहाँ से मैं इसका नेम दे देता हूँ टेस्ट। ठीक है, क्रिएट स्नैपशॉट पर क्लिक करते हैं हम लोग, और ये क्या किया, आपका स्नैपशॉट क्रिएट करने लगा। ये जो आप अब चलिए स्नैपशॉट पे आते हैं, आप लोग देख सकते हो ये एक स्नैपशॉट क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जैसे ही मैंने इमेज क्रिएट करा था, इमेज अभी अवेलेबल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो जब मैंने इमेज क्रिएट करा, उस इमेज से ऑलरेडी एक स्नैपशॉट यहाँ पे रेडी है। ये उस इमेज का आप लोग देख सकते हो, क्रिएटेड बाय क्रिएट इमेज। जब मैंने इमेज क्रिएट करा तो ये स्नैपशॉट क्रिएट हुआ। मींस ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर इंटरव्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोग ध्यान देना कि एक रनिंग EC2 इंस्टेंस का जब भी आप इमेज क्रिएट करते हो तो उसका 2 कंपोनेंट क्रिएट होता है, एक AMI क्रिएट होता है और एक स्नैपशॉट क्रिएट होता है। AMI से आप सेम कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च कर सकते हो, और स्नैपशॉट से आप सेम डेटा को यूज करके मल्टीपल EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हो। सेम डेटा याद रखना, स्नैपशॉट मींस सेम डेटा, स्नैपशॉट मींस डेटा बैकअप, AMI मींस कॉन्फ़िगरेशन बैकअप। ये इन चीजों का आप लोग ध्यान में रखना। अब देखिए, मैंने EBS का स्नैपशॉट क्यों लिया था। लेट सपोज मुझे AMI का जरूरत नहीं है, मैं कॉन्फ़िगरेशन को नहीं करके स्टोर करके नहीं रखना चाहता, मैं चलो यहाँ से इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डीरजिस्टर कर दूंगा मैं, तो ये क्या, मैं इसे रिमूव भी कर दिया बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन एनी टाइम। आप मैनुअली 10 इंस्टेंस लॉन्च करो, 10 पे कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली कर दो, कोई इश्यू नहीं है। बट डेटा लॉस हो जाए तो दैट्स अ बिग थिंग, डेटा आप रिकवर नहीं कर सकते हो ना। हाँ, तो इसलिए डेटा का स्नैपशॉट बना के रखना बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये बात तो दोस्तों याद रखना, स्नैपशॉट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, अब ये वाला जो स्नैपशॉट है मैंने वॉल्यूम से क्रिएट करा है, और ये जो नीचे वाला स्नैपशॉट है ये इमेज से बाय डिफॉल्ट क्रिएट करा गया है। अब आप लोग देख सकते हो इस AMI का यूज करके हम लोग मल्टीपल सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आके देखते हैं हम लोग स्नैपशॉट से क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स सपोज ये हमारा स्नैपशॉट है। आपको कैसे करना है, एक्शन पे आना है। अब देखिए, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, इस स्नैपशॉट का यूज करके आप एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो, कोई भी डिफरेंट मल्टीपल वॉल्यूम्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से वॉल्यूम पे क्रिएट करा, आप लोग देख सकते हो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट करना है वो सेलेक्ट कर सकते हो। मींस अगर आपके वॉल्यूम को, लेट्स सपोज आपका वॉल्यूम अभी आपका जो वॉल्यूम है वो अभी US ईस्ट 1A में है। नाउ आप चाहते हो कि आपका जो वॉल्यूम है वो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में हो जाए, तो ये माइग्रेट करने का, आपके वॉल्यूम को माइग्रेट करने का ये बढ़िया तरीका है। ये बात आप ध्यान में रखना। अगर आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ डू यू माइग्रेट योर EBS वॉल्यूम, तो आपको यही बताना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक स्नैपशॉट, देन यू विल क्रिएट अनदर वॉल्यूम फ्रॉम दैट स्नैपशॉट इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन। मैं चाहूँ तो US ईस्ट 1B में, चलो US ईस्ट 1C में भी मैं यहाँ पे आपको ये वॉल्यूम क्रिएट कर सकता हूँ। नाउ आपको याद होगा जब मैंने EC2 क्रिएट किया था तो उस समय मैंने अपने वॉल्यूम को इंक्रिप्ट नहीं करा था।
तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रिप्टेड नहीं था, बट मैं चाहता हूँ कि जो न्यू वॉल्यूम क्रिएटेड हो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में उसे इंक्रिप्ट कर दूं, तो ये यहाँ पे पॉसिबल है। याद रखना दोस्तों, आप इंक्रिप्ट कर सकते हो अपने वॉल्यूम को। कैसे? पहले आपको लाइक लेट्स सपोज कि आपसे क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि सर देखिए लाइक आप ये बताओ कि लेट्स सपोज हमारा जो EC2 इंस्टेंस है करंटली जो EC2 इंस्टेंस है उसका जो वॉल्यूम है इट्स नॉट इंक्रिप्टेड, हाउ वुड यू इंक्रिप्ट नाउ? तो आपको क्या करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। आपको ये बोलना है कि पहले उस EC2 इंस्टेंस का आप स्नैपशॉट लोगे और उस स्नैपशॉट से आप अनदर वॉल्यूम क्रिएट करोगे और क्रिएट करते टाइम आप उसे इंक्रिप्ट करोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है, इसलिए मैं इस पर ध्यान दे रहा हूँ। आप भी दोस्तों इस पर अच्छे से ध्यान दो और मैं यही चाहता हूँ कि आप प्लीज़ खुद से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से चलो आप इंक्रिप्ट इस वॉल्यूम करोगे, क्रिएट वॉल्यूम पे क्लिक करोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो इस अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ, मैंने इसे क्रिएट नहीं करा। सेकेंड आप ऑप्शन ले लो, आप चाहो तो इसी स्नैपशॉट से इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। जो AMI यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस टाइप का AMI आप चाहो तो इस स्नैपशॉट से भी क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये कितना फायदा वाला चीज़ है, आप चाहो तो स्नैपशॉट से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देखो, एक है कॉपी स्नैपशॉट। लेट्स सपोज कि आपको कोई बोले कि भाई आपको डिजास्टर रिकवरी प्लान क्रिएट करना है। मींस लेट्स सपोज कि मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो US ईस्ट 1 में रन कर रहा है और सडनली US ईस्ट 1 डाउन हो जाए, तो आप क्या करोगे भाई? आपका तो पूरा डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि आपको क्लाइंट बोल रही है कि भाई मुझे ना अपना बैकअप चाहिए कि अगर गलती से भी US ईस्ट 1 कंप्लीट डाउन हुआ तो जो मेरा जो एप्लीकेशन रन कर रहा है EC2 इंस्टेंस में उसे मैं दूसरे रीजन में रन कर सकूं, लाइक मुंबई रीजन में रन कर सकूं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे माइग्रेट करोगे अपने EC2 इंस्टेंस के डेटा को दूसरे रीजन में? उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने स्नैपशॉट क्रिएट करा और स्नैपशॉट क्रिएट करने के बाद कॉपी स्नैपशॉट करना होगा। दोस्तों दूसरा कोई रास्ता नहीं है, याद रखना ये बात। जब स्नैपशॉट को कॉपी स्नैपशॉट पे क्लिक करोगे तभी आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन रीजन मिलता है। जिस भी डेस्टिनेशन रीजन में चाहो उस रीजन में सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड चीज, आप इसे इंक्रिप्ट भी कर सकते हो। भले ही आपका सोर्स स्नैपशॉट या सोर्स कोई भी डेटा इंक्रिप्टेड नहीं हो, लेकिन जब आप इस स्नैपशॉट को कॉपी कर रहे हो तो आप चाहो तो इसे इंक्रिप्ट करके कॉपी कर सकते हो। मैं इस चीजों पर इसलिए ध्यान दे रहा हूँ बिकॉज दिस थिंग्स विल बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यूज। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। तो आई होप कि आप लोगों को EC2 इंस्टेंस समझ में आ गया होगा, वॉल्यूम समझ में आ गया होगा, स्नैपशॉट समझ गए होंगे आप लोग, इमेजेस क्या होता है वो समझ गए होंगे आप लोग। और आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी यूजर डेटा के बारे में पहले भी बता रखा है। दोस्तों यूजर डेटा क्या होता है? जब भी आप इंस्टेंस लॉन्च करते हो तो लॉन्च के टाइम ही आपका, अगर आप कोई भी कमांड स्पेसिफिक कमांड रन करना चाहते हो EC2 इंस्टेंस पे, तो वो कमांड आप यूजर डेटा के थ्रू पास कर सकते हो, जिसे हम लोग बूटस्ट्रैपिंग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं ऑटो स्केलिंग के बारे में। तो दोस्तों ऑटो स्केलिंग क्या होता है? ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज आपका कोई प्राइमरी EC2 इंस्टेंस है, जैसे ये मेरा प्राइमरी EC2 इंस्टेंस है। इस प्राइमरी EC2 इंस्टेंस पे कोई भी डेटा मैंने डाल रखा है और सपोज कीजिए कि लोड बढ़ गया, ट्रैफिक आपका हाई हो गया इस EC2 इंस्टेंस पे, तो अब आपको क्या करना है? आपका जब ट्रैफिक हाई हो जाता है, मीन्स आपका जो रैम है, लेट्स सपोज आपका रैम 1 GB है या फिर आपका जो CPU है वो 1V CPU है, तो उस सिचुएशन में आपका रैम और CPU सारे के सारे यूटिलाइजेशन क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। तो आपका जो EC2 इंस्टेंस है, जो सर्वर, वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि दोस्तों आप लोग खुद मिलाते होंगे अपने लैपटॉप में कि अगर आपका लेट्स सपोज आपका लैपटॉप का कैपेबिलिटी 8 GB रैम है, 16 GB रैम है, और अगर किसी वजह से उसका जो रैम वगैरह है वो अगर फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप का परफॉर्मेंस लो होने लगता है। ठीक उसी तरह सर्वर पे भी होता है, अगर ट्रैफिक बढ़ा तो परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। उस सिचुएशन में कंपनी क्या बोलेगी कि भाई रैम का साइज बढ़ा दो, CPU का साइज बढ़ा दो, तो वो क्या करेंगे? सेम ही इंस्टेंस पे रैम का साइज बढ़ा करके 2 CPU कर दिया और 4 रैम कर दिया। अगर और जरूरत हो तो मैं सेम ही इंस्टेंस पे क्या करूंगा? इंक्रीज कर दूंगा CPU और रैम का वैल्यू। तो दोस्तों इसे कहते हैं ना वर्टिकल स्केलिंग, जहां पे आप सेम EC2 इंस्टेंस का जो ये जो असाइंड CPU है और रैम है उसे आप इंक्रीज कर रहे हो, उसे हम लोग कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। सेकेंड स्केलिंग क्या होता है? उसे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग EC2 का ही, ऐसा नहीं कि EC2 का 1 CPU और 1 GB को इंक्रीज करके 2 CPU 2 GB ऐसे कर रहे, नहीं। हम लोग इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द करंट EC2 इंस्टेंस वी ऐड न्यू EC2 इंस्टेंस। एक EC2 इंस्टेंस का साइज बढ़ाने की जगह पे हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा EC2 इंस्टेंस ही ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 EC2 इंस्टेंस हो गया, पर दोनों का 1 1 1 1 है। फिर अगर और चाहिए लोड तो मैंने और EC2 इंस्टेंस को अटैच कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टली आपका जो EC2 इंस्टेंस है वो स्केल कर रहा है, यहाँ साइज बड़ा नहीं हो रहा है, यहाँ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप इंक्रीज करते जा रहे हो।
तो ये होता है ऑटो स्केलिंग। और दोस्तों ये ऑटो स्केलिंग हम लोग अपने इसमें कैसे परफॉर्म करते हैं AWS में, आइए हम लोग वो भी देखते हैं। तो आप जो EC2 का जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है। जैसे सबसे नीचे आओगे आप लोग देख सकते हो ये ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स का ऑप्शन है, आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स पे क्लिक करना होता है। ठीक है, अब ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे यहाँ पे आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करो। और दोस्तों याद रखना ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होता है, ना कि वर्टिकल स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट कैसे करते हो, यहाँ पे चलो आप कुछ भी नाम दे दो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉन्च टेम्पलेट ऑप्शन है और दूसरा है स्विच टू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट ए लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो एक काम करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं और पहले हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है। आपको यहाँ से लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्लिक करना है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे और पहले हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब भी आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन तो करते हो ना। वो कॉन्फ़िगरेशन आप कब करते हो, EC2 इंस्टेंस में अभी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, अभी उस पर मैं वाइल क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस जब आप कॉन्फ़िगरेशन करो तो वो यहाँ से होता है, इंस्टेंस पे जाके लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हो। बट आप चाहते हो कि क्या हो, क्यों ना पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन कर दे और बाद में वो जब भी EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को यूज करे और वो लॉन्च हो जाए। उसके लिए हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं। और ये क्यों जरूरी है ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ये भी मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ ऑटो स्केलिंग ग्रुप में वेब सर्वर। ठीक है, अब ऑटो स्केलिंग जो मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ऑटो स्केलिंग ना जैसे देखता है कि आपके EC2 इंस्टेंस पे लोड बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ा, वो ऑटोमेटिकली आपके EC2 इंस्टेंस को क्या करता है, हॉरिजॉन्टली स्केल करने लगता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करने लगता है। अब लेट सपोज कि मेरा पहला जो EC2 इंस्टेंस था वो उस पे वेब सर्वर रन कर रहा है, बट सडनली ट्रैफिक इंक्रीज हुआ और ऑटो स्केलिंग ने एक और EC2 इंस्टेंस ऐड कर दिया। बट जो न्यूली एडेड EC2 इंस्टेंस होगा वो तो ब्लैंक होगा दोस्तों, उस पर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आएगा। तो उस न्यूली एडेड इंस्टेंसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है इसका यूज करता है। तो पहले इसलिए हमारा ये मींस मैंडेटरीली हमें सबसे पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करना होता है। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग को पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का कुछ भी नाम दे सकते हैं आप लोग। AMI का जहाँ तक बात है, चलिए मैंने जो AMI खुद से सेलेक्ट करा था वो वेब सर्वर का मैं सेम AMI यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टेंस टाइप में चलिए फ्री टियर में क्या आता है T2.micro, तो चलिए मैं T2.micro यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको बस नीचे आना है, सबको ऐसे ही छोड़ना है। एडवांस डिटेल में आ जाते हैं। एडवांस डिटेल में आपको देख सकते हो आप लोग यहाँ पे यूजर डेटा। दोस्तों यूजर डेटा क्यों यूज होता है आपको याद होगा, मैंने बताया था। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कमांड्स हैं जो कि इंस्टेंस लॉन्च होते ही वो रन हो जाए। वो क्या है, वो है yum update -y। मैं चाहूँ तो यहाँ पे yum install httpd भी कर सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं करना है। क्यों, बिकॉज जो मैंने AMI सेलेक्ट करा है ये AMI क्या है, मेरे वेब सर्वर से क्रिएटेड है जहाँ पे ऑलरेडी httpd इंस्टॉल्ड है। तो जैसे ही इस AMI का यूज करके हमारा जो EC2 इंस्टेंस क्रिएट होगा वहाँ पे बाई डिफॉल्ट httpd इंस्टॉल्ड होगा, तो इसलिए मैं उसे फिर से इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैंने क्या करा, यहाँ से yum update -y कर दिया और इसके बाद चलिए हम लोग ये कर देते हैं सिस्टम CTL। हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली रीस्टार्ट करते हैं HTTPD को। तो ये हम लोग कर देते हैं सिस्टम CTL रीस्टार्ट HTTPD। अब टुडे इंस्टेंस लॉन्च इन सबनेट विद ऑटो असाइन पब्लिक IP। ओके परफेक्ट, हम लोग ये कर लेते हैं। या फिर असाइन, चलिए ईच एंड एवरी इंस्टेंस को मैं पब्लिकली असाइन कर दूंगा। फिर जो भी इंस्टेंस लॉन्च होगा इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके उस पर जो मेमोरी होगा, उस पर जो स्टोरेज होगा, जो EBS वॉल्यूम होगा, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो वॉल्यूम है वो इनक्रिप्टेड हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। देख रहे हो ये इनक्रिप्टेड को मैंने क्या दे रखा है, नो, इसको आप येस कर दो, कोई इशू नहीं है। अब सिक्योरिटी ग्रुप का बात है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। चलो मैं डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। की पेयर का जहाँ तक बात है तो चलिए मैं एग्जिस्टिंग जो भी मेरा की पेयर मैंने वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्रिएट कर लिया। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्रिएट करने वाले हैं ताकि जो भी इंस्टेंस है, जो भी न्यू EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो वो ये पर्टिकुलर इस लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का यूज करे। तो इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम मैं ऑटो स्केलिंग ASG ही डालता हूँ। और देखिए दोस्तों ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है ना वो 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशन को यूज करता है। वो या तो लॉन्च टेम्पलेट को यूज करता है या फिर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का यूज करता है। दोस्तों मैं लॉन्च टेम्पलेट भी आपको बताऊंगा, इट्स नॉट एट ऑल डिफरेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कंसोल पे वो किधर है, बट अभी मैं आपको बता देता हूँ लॉन्च टेम्पलेट और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन दोनों ऑलमोस्ट सेम है।
छोटा सा इशू है, वो ये है कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को आप दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, बट लॉन्च टेम्पलेट को आप दोबारा मॉडिफाई करके न्यू वर्जन्स क्रिएट कर सकते हो। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके आप डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हो, बट लॉन्च टेम्पलेट का यूज करके आप डायरेक्ट EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो विदाउट यूजिंग योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्पेसिफिक टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है, वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ ही यूज होगा, ऐसे यूज नहीं हो पाएगा। बट लॉन्च टेम्पलेट विदाउट ऑटो स्केलिंग ग्रुप आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करा है, तो हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। कौन सा VPC में आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होना है वो यहाँ मिल जाएगा आपको। चलिए ये कौन से अवेलेबिलिटी जोन में, तो चलिए हम लोग चाहे तो 2 अवेलेबिलिटी जोन में हम लोग को रखना होता है, ठीक है। तो हम लोग चलो इस दोनों अवेलेबिलिटी जोन में फिलहाल हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था ना कि एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, तो हम लोग मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करें। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखना, कभी भी कोई भी सर्विस AWS किसी भी सर्विस पे अलाउ नहीं करता है कि आप मल्टीपल रीजन पे कोई काम कर सको। मल्टीपल रीजन पे काम करने के वर्क अराउंड है, डिफरेंट रास्ते हैं, बट डायरेक्ट नहीं। अभी कैसा मैं डायरेक्ट इसे यूएस ईस्ट 1 पे मतलब मैं डायरेक्ट सेम रीजन के अंदर 2 अवेलेबिलिटी जोन को यूज कर ले रहा हूँ। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि 2 रीजन को यूज करो, नहीं, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए वर्क अराउंड होते हैं। बट विद इन अ रीजन मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन पे आप कोई भी काम डायरेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। फिलहाल लोड बैलेंसर को अभी स्किप मारते हैं हम लोग, उस बात पे हम लोग बाद में आएंगे जब हाईली अवेलेबल आर्किटेक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उस टाइम पे मैं बताने वाला हूँ आप लोग को। फिर से नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं डिजायर कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी। दोस्तों मिनिमम कैपेसिटी क्या होता है? जब आपका इंस्टेंस इडल बैठा रहता है, कोई काम धंधा नहीं है, तो वो मिनिमम पर आकर रुक जाएगा। डिजायर क्या होता है? एवरेज आपका, ऑलवेज आपका EC2 इंस्टेंस। डिजायर कैपेसिटी क्या होता है? आपका EC2 इंस्टेंस हमेशा ट्राई करता है कि डिजायर्ड कैपेसिटी के बराबर उसका नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस हो। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है? अगर लोड बढ़ा तो भाई मैं चाहता हूँ कि लोड बढ़ा तो 1 के बजाय 2 या 3 या 4 EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाए, मैं वो कर सकता हूँ, बट मुझे वो नहीं चाहिए। आप सोचो अगर आप मैक्सिमम कैपेसिटी नहीं देते हो तो आप पे जितना ट्रैफिक बढ़ता जाएगा उतना ही EC2 इंस्टेंस ही बढ़ता जाएगा। बट हो सकता है मेरा कुछ लिमिटेशन हो कि मैं ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए हम लोग मैक्सिमम कैपेसिटी को भी लिमिट करके रखते हैं। ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो चलिए 4 दे देता हूँ। डिजायर्ड कैपेसिटी अगर 2 है ना दोस्तों, तो जब मैं EC2 इंस्टेंस लॉन्च करूंगा तो 2 EC2 इंस्टेंस लॉन्च होगा, ना कि 1। इसलिए मैं इसे मिनिमम ही करके रखता हूँ, ठीक है, कि मिनिमम कैपेसिटी और डिजायर्ड कैपेसिटी को मैं पर्सनली सेम रखता हूँ, ताकि एक ही EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो, ज़्यादा बर्बादी ना हो पैसे वैसे का, ठीक है। अब ये होता है, अब आते हैं ये स्केलिंग पॉलिसी है दोस्तों। स्केलिंग पॉलिसी में आप चाहे तो ये सारे डिटेल को सेट कर सकते हैं कि लेट सपोज मेरा EC2 इंस्टेंस का जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 50% हो गया या फिर 60% हो जाए। मीन्स हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कब आपका EC2 इंस्टेंस स्केल अप होगा। जब CPU 80% होगा तब स्केल होगा। मतलब क्या है, बहुत सारे रास्ते होते हैं। मेट्रिक CPU यूटिलाइजेशन के बेसिस पे आप लोग स्केल कर सकते हो, नेटवर्क इन और नेटवर्क आउट के बेसिस पे आप ये कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। जो लोड बैलेंसर से जो रिक्वेस्ट आते हैं वो पर टारगेट पे क्या काउंट है उस बेसिस पे आप स्केल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो दोस्तों, बट दिस इज नॉट बिलोंग्स लाइक दिस डजंट बिलोंग्स टू बिगिनर कोर्स, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट कवरिंग इट। स्केलिंग पॉलिसी इसलिए मैं इसे नन रख रहा हूँ। यहाँ से सीधा आप नेक्स्ट पे जाना है। ऐड नोटिफिकेशन, यहाँ पे आप SNS टॉपिक यूज कर सकते हो दोस्तों। SNS टॉपिक क्या है ना, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ आप लोगों को। ऐड नोटिफिकेशन करोगे ना, तो जैसे कि आप चाहो तो आपके EC2 इंस्टेंस पे क्या एक्शन हो रहा है, वो टर्मिनेट हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, ऑटो स्केल हो रहा है, स्केल अप हो रहा है, स्केल डाउन हो रहा है, वो सारी की सारी डिटेल आप चाहो तो ईमेल से आपको मिल सकती है। वो ईमेल से या फिर मोबाइल पे आपको मैसेज आ सकता है। मीन्स AWS आपको नोटिफाई करता रहेगा कि हाँ भाई अभी स्केल अप हो गया है, हाँ भाई अभी स्केल डाउन हो गया है। तो वो काम SNS टॉपिक से होता है, बट मैं इसे नहीं डाल रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट करता हूँ। टैग आप कुछ भी दे सकते हो, तो चलिए मैं टैग दे देता हूँ AZ वेब सर्वर। यहाँ से नेक्स्ट आता हूँ मैं। चलिए सब कुछ फाइनल आप रिव्यू करके यहाँ से क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आप क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो गया है। यहाँ पे क्या डिजायर कैपेसिटी क्या है, 1 है, तो ये एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यार, ये देख रहे हो आप लोग, AZ वेब सर्वर मैंने अभी टैग का नाम दिया था, उसका यूज करके ये एक EC2 इंस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो वेट करते हैं थोड़ी देर, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं इसे लॉन्च करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो वेब सर्वर आप लोग देख सकते हो ये अप हो चुका है। तो आपको याद होगा मैंने ये सर्वर का जो इमेज है वो मैंने कहाँ से लाया था, वो मैंने इस वेब सर्वर से लेकर आया था, जहाँ पे वेब सर्वर हमारा रन कर रहा था, HTTP का पेज ओपन हो रहा था। मीन्स हमने सेम कॉन्फ़िगरेशन का इमेज क्रिएट किया था। मीन्स ये जो इंस्टेंस हमारा लॉन्च हुआ है इस पर भी वो पेज रन करना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पब्लिक IP यहाँ से आप कॉपी करो, यहाँ पे आकर के पेस्ट करो, एंटर मारो। देख सकते हो हमारा HTTPD जो है वो रन कर रहा है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे AMI का बढ़िया से यूज कैसे करते हैं।
ऑटो स्केलिंग क्या होता है, इन सारी डिटेल्स को आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगर इस सर्वर पे अगर इसका ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है ना दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली ये जो सर्वर है वो अप स्केल कर जाएगा, ठीक है, वो स्केल करेगा। तो I just want you to create a project like this, like whatever I have taught you till now, मैंने जो भी आज तक आपको पढ़ाया है, आप लोग खुद से एक यूज केस सोचो, खुद से दिमाग में लाओ कुछ भी भाई। ओके, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, फ्रंट एंड में 2 सर्वर रखते हैं, एप्लीकेशन सर्वर पे 3 सर्वर रखते हैं, या फिर डेटाबेस पे एक RDS रखते हैं। ऐसे करके खुद से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करने की कोशिश करो, तभी सीख पाओगे। कोई भी इशू होगा आप लोग को पता है मेरे से कैसे कम्युनिकेट करना है। मेरे वेबसाइट पे जाकर के आप लोग अपने डाउट को पूछ सकते हो मेरे से। ओके सो गाइज, यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप दोस्तों क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली आपके EC2 इंस्टेंसेस को स्केल अप करता है एज पर रिक्वायरमेंट। स्केल अप करने का मतलब क्या है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम बस इतना है कि वो ये जो डिजायर्ड कैपेसिटी है ना, उसे मेंटेन करके रखे, ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ क्या डिजायर्ड कैपेसिटी 1 है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या चाहता है कि टोटल नंबर ऑफ A1 EC2 इंस्टेंसेस जो है वो ऑलवेज रनिंग। तो मैं क्या करूँगा, पहले जो मैंने ASG वेब सर्वर क्रिएट करा था, इसे मैं अभी कर देता हूँ टर्मिनेट, और उसके बाद देखते हैं कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं यहाँ पे आपको पहले ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाकर के एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है। आप जब इसे ओपन करोगे और इधर नीचे आता हूँ मैं, नीचे आके ये देखो हेल्थ चेक्स के अंदर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये EC2 का हेल्थ जो है ना वो चेक करता है एवरी 300 सेकेंड्स। मीन्स ये जो 300 सेकेंड है, चलो इसे मैं कर देता हूँ 60 सेकेंड। अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये अब क्या करेगा, ये 60 सेकेंड में ये चेक करेगा, एवरी 60 सेकेंड ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप चेक करेगा कि आपका जो EC2 इंस्टेंस रनिंग है उसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो अभी ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, अभी जाकर के कंसोल पे चेक करेगा कि आपका EC2 इंस्टेंस का क्या हेल्थ है, और उसे क्या मिलेगा, ये तो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है, ये तो EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका है। तो वो तो जैसे ही देखेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप की वो टर्मिनेट हो चुका है, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप का काम क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंस क्या होना चाहिए, ये डिजायर्ड कैपेसिटी के बराबर होना चाहिए। तो आफ्टर 60 सेकेंड ऑटोमेटिकली इट्स गोना लॉन्च दिस EC2 इंस्टेंसेज। तो चलिए 1 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो वेब सर्वर है वो ऑलरेडी पेंडिंग में आ चुका है। मीन्स हमारा जो वेब सर्वर है वो एक सर्वर स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये अब रनिंग कंडीशन में आ चुका है। तो दोस्तों यही मैं आप लोग को दिखाना चाहता था। अब मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जैसे ही आप लोग टर्मिनेट करने जाना हो ना, लेट्स सपोज ये मेरा ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, तो आप लोग को EC2 इंस्टेंस कभी भी टर्मिनेट नहीं करना है, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। तो क्लीन अप करने के लिए आपको जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करना होगा, ना कि EC2 इंस्टेंसेस को डिलीट करना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट कर दे रहा हूँ। जब ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट हो जाए उसके बाद फिर आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो है ये डिलीट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं।